Traffic and DG Railway Protection Force. So I'll request Chairman Railway Board to start the briefing, please. नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी और जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई बहन हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे ये ट्रेनें चला रही थी। आज तक 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज 28 मई तक चली हैं और करीब 52 लाख पैसेंजर जा चुके हैं। और अगर पिछले एक हफ्ते का अगर आप एवरेज देखें तो 1524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और करीब 20 लाख पैसेंजर एक हफ्ते में गए हैं। तो पिछला जो एक हफ्ता था उसमें हमने करीब 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब से प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों को उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि रेलवे ओरिजिनेटिंग स्टेट की जो भी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रोवाइड कर रही हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट के डिमांड्स हैं वो कम होने लगी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कल 137 ट्रेनें चली हैं और परसों 172, जबकि भारतीय रेल ने इस दौरान एक दिन 279 ट्रेनें चलाई हैं। पिछले हफ्ते का जो हमारा एवरेज रहा है करीब 250 ट्रेनों का रहा है। तो पिछले 2 दिनों से ये संख्या घट रही है। 24 मई को हमने सारी राज्य सरकारों से बात करके एक उनकी जो रिक्वायरमेंट उस समय थी वो ली थी हमने। वो रिक्वायरमेंट करीब 923 ट्रेनों की थी। कल हमने फिर राज्य सरकारों से बात करके और सबसे रिक्वायरमेंट ली और वो रिक्वायरमेंट आज केवल 449 की रिक्वायरमेंट दी है। हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप जब भी अपनी रिक्वायरमेंट देंगे उनके डिमांड के हिसाब से रेलवे तुरंत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। और हमने उनको ये भी कहा है कि इस समय जो भी आपने एक टेंटेटिव रिक्वायरमेंट दिया है उस रिक्वायरमेंट के अलावा भी अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमें तुरंत बताएं और हम उस एडिशनल रिक्वायरमेंट को भी कैटर करेंगे। तो आपके माध्यम से जो मेरा मुख्य उद्देश्य आज आप लोगों के साथ बात करने का है वो ये है कि श्रमिक भाई बहन जहाँ भी हैं वो धैर्य से रहें और बहुत जल्दी जैसे ही ओरिजिनेटिंग स्टेट हमको अपनी रिक्वायरमेंट देगी उसी दिन हम ट्रेन शेड्यूल कर देंगे और नेक्स्ट डे वो ट्रेन चला देंगे। हमने ओरिजिनेटिंग स्टेट से ये अनुरोध किया है और उनके कंटिन्यूअस टच में हैं कि वो लोग वहाँ पे जो लोकल श्रमिक भाई बहन रह रहे हैं उन तक पहुँचें, उनसे बात करें, पब्लिसाइज करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुगम करें और ये देखें कि जो भी श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे श्रमिक स्पेशल से जाना चाहते हैं उनका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो और वो अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताएं और इस तरह से हम तुरंत एक दिन के अंदर वो ट्रेन चला देंगे अगर जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों से यही अनुरोध करना था कि रेलवे पूरी तरह से तैयार है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपने श्रमिक भाई बहनों को गंतव्य स्थान पे पहुंचाएंगे। ये हमने एक चार्ट पिछली बार भी दिखाया था जिसमें कि मुख्य मुद्दा ये है कि 80% जो हमारे श्रमिक भाई बहन गए हैं वो यूपी और बिहार में गए हैं। ये एक श्रमिक मूवमेंट का जो प्रोटोकॉल हमने बनाया था वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये प्रोटोकॉल जो सक्सेसफुल हुआ है वो एक समन्वय के साथ भारतीय रेल, ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट तीनों ने मिलके इतनी अच्छी तरह से समन्वय से काम किया है कि ये जो श्रमिक भाई बहन हैं इनको हमने अभी तक 52 लाख लोगों को हम लेके जा पाए हैं। इसमें एक मुद्दा उठता है खाने पीने की बात की। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ये समन्वय करके जहाँ से भी ट्रेन चल रही है ओरिजिनेटिंग स्टेट उनको खाना और पानी दे रहे हैं और एन रूट रेलवे, IRCTC डिवीज़न के लोग, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं खाना पानी दे रही हैं। ये हमने रेलवे में एक व्यवस्था की हुई है कि हर ट्रेन को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि उनको समय पे खाना पानी मिले और जो डिवीज़न के लोग हैं, अपने लोकल लोग हैं,
वो लोग भी वहाँ पे अपने जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज करेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक ये वैश्विक महामारी है, इस समय सबको काफ़ी दिक्कत है, और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे जो संस्थान हैं, जो हमारे किचन्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, पूरे देश में वो बंद हैं। उनको रॉ मटेरियल चाहे सोर्स करना हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ, बना हुआ खाद्य पदार्थ सोर्स करना हो, दिक्कतें हैं। लेकिन उस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूरे रेलवे के अधिकारीगण हैं, उन्होंने मिलके एक कोशिश की है कि जो श्रमिक भाई जो भी जा रहे हैं उनको समय पे खाना पानी दें। इस तरह की कुछ ज़रूर सूचनाएं आई कि कहीं पे समय से खाना नहीं मिला, समय से कुछ दिक्कत हुई। उन सबको हम एक तरह से ध्यान में रखते हुए जो भी हमें सूचनाएं आ रही हैं उसको एनालाइज करके हम कोशिश करते हैं कि अगले दिन उस तरह की कोई समस्या नहीं आए। और इस तरह से एक ये पूरी ओरिजिनेटिंग स्टेट, रिसीविंग स्टेट सबके साथ मिलके समन्वय से ये काम चल रहा है। और जो रिसीविंग स्टेट हैं वो जैसे ही वहाँ पे श्रमिक भाई बहन पहुँचते हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, चाहे स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो उनको अपने घर तक ले जाने की व्यवस्था है, वो कर रहे हैं। यूपी और बिहार, जैसा कि मैंने बताया कि 80% से ज़्यादा लोग वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे कुछ लोकल बसेज की समस्या थी, उनको उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए। फिर हमने रिसीविंग स्टेट से ये बातचीत करके वहाँ पे लोकल ट्रेनें लगाई हैं, जो हमारी मेमू और डेमू ट्रेन होती है उसको हमने लगा रखी है, इस खास करके यूपी और बिहार में। और करीब 350 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सकी हैं, ताकि जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको जहाँ स्टेट में पहुँचे हैं तो उनको वहाँ से हम लेके जा पाएँ। ये जो ट्रेनें हमने चलाई वहाँ से, उसमें ओरिजिनेटिंग स्टेट पे सारी व्यवस्था ओरिजिनेटिंग स्टेट ने करी। उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था, उनके मेडिकल कंडीशन की जो जांच थी उसकी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको बसेज में लेके आए। और जो ट्रेनें थीं वो, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो आपको ये बताना चाहता था कि चूँकि ओरिजिनेटिंग स्टेट पे बहुत सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, तो ज़्यादा ट्रेनें हमारी 14 बजे से 24, 2 बजे से 12 बजे मिडनाइट तक ज़्यादा ट्रेनें हम चला पाए। और जो सुबह के समय था, चूँकि उनको तैयारी में टाइम लगता था, सुबह के समय कम ट्रेनें चली। और जो एक ये वाला बैंड है 14 से 24 का, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें चली। और जो ट्रेनें हमने शुरू में प्लान की थी कि हर आधे घंटे पे चलाएंगे, वो हमको हर 5 मिनट 10 मिनट पे चलानी पड़ी। एक ये फिगर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। इसमें देखिए 3 फेज में आपको देखने की ज़रूरत है। 1 से 19 मई के बीच में कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई। फिर जो तीसरा फेज देखेंगे, 25 से 28 मई के बीच में कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई। ये जो एक बीच का फेज है 20 से 24 मई, जो 20 से 24 मई का जो फेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से जैसे जैसे डिमांड आती थी, रेलवे ने पूरी कोशिश करी कि उस डिमांड को हम तुरंत मीट करें। अगर हम किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज हमको रिक्वायरमेंट दी, हमारी पूरी कोशिश होती थी कि कल उसके लिए हम ट्रेन चला पाएँ। जो ये 20 से 24 का जो बैंड देख रहे हैं, इसी बैंड में एक दिन 279 ट्रेन चली और बाकी 3 दिन भी 250 से ज़्यादा ट्रेन चली। एक दिन 265 चली, एक दिन 270 चली, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो ट्रेनें गईं उसमें 90% ट्रेनें, जो ये इस 20 से 24 का जो पीरियड है, 90% ट्रेनें ये यूपी और बिहार को गईं। तो ये जो 4 दिन का पीरियड ऐसा आया जिसमें कि जो यूपी और बिहार के जो नेटवर्क थे वो कंजेस्ट हो गए। सो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि 3840 ट्रेनें, उसमें से केवल 71 ट्रेन, 1.8% ट्रेन, वो भी खाली 4 दिन के लिए हमने डाइवर्ट करी। और इसलिए करी कि उस दिन हम अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको हम मीट विथ करना चाहते थे, और उस रिक्वायरमेंट मीट विथ करने के लिए हमको ज़्यादा ट्रेनें चलानी पड़ी। रूट नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया, और उसको जो एक हम लोगों का स्ट्रेटजी होती है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उससे की। सो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो डाइवर्ट की गई ट्रेनें बहुत ही कम की गई, 1.8% ऑफ 3840। जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि
कि ये एक वैश्विक महामारी का समय है और पूरे विश्व में ये आज समस्या है। और इस पीरियड में हमको हर तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं हमको उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, और उनको जो पहुंचा रहे हैं वो भी हमारे रेलवे के 12 लाख श्रमिक भाई बहन हैं। जो रेलवे के 12 लाख श्रमिक भाई बहन हैं वो दिन रात 24 घंटे इसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक का मेंटेनेंस हो, चाहे वो कोचेज का मेंटेनेंस हो, चाहे सेफ्टी का मेंटेनेंस हो। और उन्होंने ये काम करके जो 3840 ट्रेनें चलाईं, सभी ट्रेनें अपने नियत रूट से गईं, केवल 71 ट्रेनें डाइवर्ट हुईं। और आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी मैंने रिपोर्ट देखी, तकलीफ़ होती है, हमें तकलीफ़ इसलिए होती है कि जो हमारे 12 लाख रेलवे के श्रमिक भाई बहन हैं उनके मनोबल पे कहीं असर पड़ता है। कहा गया कि 9 दिन में कोई ट्रेन गई। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है। 72 घंटे से ज़्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है, और वो ट्रेनें मणिपुर, जिरीबाम, अगरतला की तरफ जा रही थीं। 4 ट्रेनें छोड़ दीजिए 3840 में से, तो 3836 ट्रेनें 4 दिन से कम, 72 घंटे से कम में गई हैं वो। और वो भी उसमें 2 मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से कुछ ट्रेनें विलंब हुई। एक फैक्टर ये था कि आसाम में लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में पानी आ गया, 12 घंटे तक वो ट्रैक बंद करना पड़ा हमको सेफ्टी की दृष्टि से। और वहाँ पे हमें ट्रेनें रोकीं, 12 घंटे तक रोकीं, और जितने भी उसमें मुसाफिर थे उनको एक ऐसे स्टेशन पे रोका जहाँ पे कि हर चीज़ की व्यवस्था थी। सो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3840 ट्रेनें, उसमें से अगर मैं आपको बताऊं 90% ट्रेन जो 3500 ट्रेन हैं, वो जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड होती है, उससे ज़्यादा एवरेज स्पीड से पहुंची हैं। 3500 ट्रेनें उसके ज़्यादा एवरेज स्पीड से पहुंची हैं जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस होता है। केवल 10% ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें 2 घंटे से 4 घंटे या 5 घंटे का विलंब हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल महज 4 ट्रेनें हैं जिन्होंने 72 घंटे से ज़्यादा लिया। उसके जो रीजन मैंने बताए कि एक तो उनका लंबी जर्नी थी, वो मडगांव से जाके जिरीबाम जाना था, उसको बीच में लैंडस्लाइड मिल गया। कुछ ट्रेनें हमारी विलंब हुई, आप लोगों को पता है कि गैस लीक हो गई थी वहाँ पे, जहाँ पे हमको ट्रेनें काफ़ी देर तक बंद करनी पड़ी। जो भी उस रूट पे ट्रेनें थीं उसको किसी तरह से डाइवर्ट करके ले जाना पड़ा। सो ये सब एक परिचालन की समस्याएं थीं। लेकिन मैं अपने श्रमिक भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ कि रेलवे और पूरा भारतीय रेल परिवार, जो हमारे 12 लाख श्रमिक भाई और बहन हैं, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं आपको बिल्कुल सुविधा के साथ पहुँचाने के लिए। आपको जो भी खाने पीने की दिक्कतें हुई हैं वो उसको डेली बेसिस पे एनालाइज करके हम लोग कर रहे हैं। और एक ये वैश्विक महामारी का समय है, नॉर्मल समय नहीं है। नॉर्मली IRCTC अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू खाने की व्यवस्था करता है। आज का समय ऐसा है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, कोचेज में जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। फिर जो ये भारतीय रेल के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो आगे आए, हमारे स्काउट्स गाइड्स आगे आए और सब लोग आगे आए। कई जगह पे ऐसे हुआ कि जो भारतीय रेल परिवार की महिलाएं हैं उन्होंने टेम्परेरी किचन बनाए, पूड़ियाँ तली, सब कुछ बनाया अपने आप। तो इस तरह से एक पूरा प्रयास करके हम लोगों ने कोशिश करी। और ये जो सबसे अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी एडवाइजरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम की भी एडवाइजरी है कि जिन लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अगर यात्रा से बचें तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ श्रमिक भाई बहनों को इस समय जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को मैं समझता हूँ, उनको घर जाने की जल्दी है। उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल जहाँ तक संभव है अपने डॉक्टर्स भेज के जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमने उसको अटेंड कराया। और करीब 30 से ज़्यादा डिलीवरीज हुई हैं ट्रेन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 30 से ज़्यादा डिलीवरीज ट्रेन में हुई हैं, इसका मतलब वो बहन कितनी मुसीबत में होगी तब उन्होंने ट्रेवल किया। इस वैश्विक महामारी के समय में कोई भी बहन
जो जिसको कि पता है कि वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, वो कभी इस ट्रेन में ट्रेवल नहीं करेंगी, लेकिन उनकी मजबूरियां होंगी, उन्होंने ट्रेवल किया होगा। और भारतीय रेल के जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 24 घंटे काम करके उनको जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पहुँचे, उनकी डिलीवरी कराई, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उनको घर में शिफ्ट किया। सो ये बस मुझे ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम भारतीय रेल बिल्कुल कम से कम समय में उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाएंगे, पूरी सुविधाओं के साथ पहुंचाएंगे। इस बात पे वो विश्वास ना करें कि ट्रेनें 9 दिन लेट हो रही हैं, इतने दिन लेट हो रही हैं। ट्रेनें बिल्कुल समय से चल रही हैं। और अगर ये 20 से 24 का पीरियड छोड़ दें, जिसमें कि थोड़ी सी ट्रेनें विलम्ब हुई, थोड़ा सा जो मेल एक्सप्रेस का एवरेज टाइम है उससे कम लगा। आज अगर देखें पिछले 24 के बाद से सारी ट्रेनें मेल एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड से ज़्यादा जा रही हैं। 20 से पहले सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रेनें गई हैं। सो ये मैं सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और इस भरोसे के साथ मैं एक बार फिर से श्रमिक भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल कटिबद्ध है, कम से कम समय में आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। आई थिंक काफ़ी हद तक जो है वह इस समस्या का समाधान हो गया है। स्पेशल राजधानी और श्रमिक स्पेशल कंजेशन की वजह से हमें डाइवर्ट करनी पड़ी। व्हाट स्टेप्स railway thinks could have been taken for better operations? Is there any lesson in this particular project for the railways? That is general observation. जैसा कि मैंने बताया कि 3,840 ट्रेनों में से केवल 71 ट्रेन 1.8% हमने डाइवर्ट करी, और वो भी 20 से 24 के बीच में। और वो जो 20 से 24 के बीच में मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट की रिक्वायरमेंट्स थी, हमने कोशिश करी कि रिक्वायरमेंट आते ही उसको तुरंत नेक्स्ट डे हम उसको मीट विथ करें। और उस मीट विथ करने के चक्कर में यूपी बिहार में जो हमने ट्रेनें भेजी, रूट में कुछ कंजेशन हुआ। और जैसे ही रूट में कंजेशन हुआ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे उसको मॉनिटर कर रहे थे, सो एक समयबद्ध तरीके से उसको हमने डाइवर्ट किया जो डिफरेंट हमारे रूट्स थे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि 20 से पहले कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई है, 24 के बाद कोई ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई है, केवल 1.8% ट्रेन डाइवर्ट हुई है। और जो ट्रेन डाइवर्ट हुई है वो रूट का ध्यान रखते हुए उसको डाइवर्ट किया गया ताकि सभी ट्रेनें समय पर पहुंच पाएं। 116। सर, ये आपने जो बताया कि ट्रेन्स डाइवर्ट, सर एक सवाल, कंजेशन कितना ज़्यादा था? नॉर्मल डे की ट्रैफिक से ज़्यादा था? क्योंकि हम जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हैंडल करता है। क्यों डाइवर्जन हुआ सर? क्या दिल्ली से ज़्यादा ट्रैफिक था? दूसरा सर, क्योंकि हम 230 ट्रेनें ही चला रहे थे। और सर डेथ का कोई आंकड़ा रेलवे के पास अगर हो तो? देखिए, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और ये काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम तो 2000 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं और इस समय हमने खाली 279 ट्रेनें चलाई, तो क्यों कंजेशन हो गया? ये काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि जो 2000 मेल एक्सप्रेस चलाते हैं और जो 4000 हमारी पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, वो 70,000 किलोमीटर नेटवर्क पे 24 घंटे के अंदर चलती हैं। सो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि उस समय सब तरफ से ट्रेनें, उस समय करीब 90% ट्रेनें यूपी बिहार जा रही थी, चाहे वो साउथ से आ रही हैं, चाहे बॉम्बे से आ रही हैं, गुजरात से आ रही हैं, सबको यूपी और बिहार के नेटवर्क पे जाना था। और जो कि मैंने बताया कि 2/3 ट्रेनें, वो जो एक बैंड है 14 बजे से 24 बजे तक, मतलब रात के 12 से 14 बजे तक हमारा वो पीरियड निकल गया। 24 घंटे में खाली 10 घंटे के बैंड में हमको ट्रेनें चलानी पड़ी। नॉर्मल जो हमने शेड्यूलिंग करी हुई है, अगर आप देखेंगे तो सुबह हम नॉर्मली 8 बजे से शेड्यूल कर देते हैं और मिडनाइट तक शेड्यूल करके रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो श्रमिक भाई बहन आ रहे हैं उनको रात को ना आना पड़े स्टेशन पे। लेकिन चूंकि ये एक वैश्विक महामारी का समय है, नॉर्मल समय नहीं है, उनको जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है, उनका मैनिफेस्ट के हिसाब से चेकिंग करनी होती है। सो ये हमारे भाई बहन 8 बजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 10 बजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये लोग 2 बजे के बाद पहुंचना शुरू कर रहे हैं। जो ट्रेनें हमने आधे घंटे के इंटरवल पे चलाने के लिए शेड्यूल किया, वो ट्रेनें हमको 5-5 मिनट पे एक ट्रेन के पीछे ट्रेन चलानी पड़ रही है।
सो इस तरह से जो उस दिन 20 से 24 के बीच में जो हमें समस्याएं आईं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनें यूपी बिहार के लिए चलाईं, और पहले दिन ही जैसे कि आपने कहा कि हमने चूँकि 24 घंटे हमने कंट्रोल पे अपने आदमी लगाए हुए थे, हमको 1-2 घंटे में ही पता चल गया कि ये नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी समस्या अगेन, ये चूँकि नॉर्मल टाइम नहीं है, जो ट्रेन जहाँ पे पहुँच रही है, कुछ ऐसे टर्मिनल्स हैं, अगर मैं आपको नाम लूँ, गोरखपुर, जौनपुर, पूर्णिया, कटिहार, जहाँ के श्रमिक भाई बहुत ज़्यादा हैं। जौनपुर, गोरखपुर में तो एक दिन में, कल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो 36 ट्रेनें खाली गोरखपुर पे हैंडल हुई हैं। अब अगर एक दिन में 36 ट्रेनें गोरखपुर पहुंचेंगी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को मैं बधाई देता हूँ, उनको पूरा मैं साधुवाद देता हूँ कि 36 ट्रेन में जो यात्री आए उनको उन्होंने स्क्रीन किया, उनको खाने पीने की व्यवस्था करी, उनको बसेज में बिठा के सॉर्ट आउट करके किसको किस गांव में ले जाना है वहाँ लेके गए, क्वारंटाइन किया। सो ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है। नॉर्मल टाइम से अगर इसको कंपेयर ना करें तो बहुत अच्छा है। 36 जी Sir, this is Mohit Sharma from Times Now. Sir, I have a question with regards to the constant videos that we've seen of passengers looting a lot of food items out there on the station, sir. It seems that the passengers of these Shramik trains have been claiming that they did not have enough water, enough food, and hence they had to resort to such things. And also, if you could please clarify regarding a lost train, reports which had surfaced as well. What exactly was the reason, and why was it that a train which was headed towards Gorakhpur had to be stranded in Odisha? Thank you. Stranded in Odisha, sir. Okay. Thank you. Now let me handle your first question. मैंने जो आपने कहा कि कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है। आप सब लोग एग्री करेंगे कि ये नॉर्मल टाइम नहीं है। एक ये बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है, सबको अपने अपने प्रिकॉशन लेना है, और हमने समय के साथ लेसन लर्न किए। शुरू में जब ट्रेनें कम थी, ये समस्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल टाइम में जो खाने पीने की व्यवस्था होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट IRCTC के होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग होते हैं, वो खाना देते हैं। शुरू में जब हमने ट्रेन शुरू करी, कोरोना की वजह से कॉन्ट्रैक्टर के कई ऐसे लोग थे जो ट्रेन में जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे। शुरू में कुछ दिनों तक ये सिस्टम चला कि अगर एक ट्रेन में 62 या 72 लोग हैं, शुरू में 54 लोग थे, बाद में 72 लोग थे, उससे 2-4 खाना एक्स्ट्रा रख के एक पैकेट बना के हम लोग वहाँ पे दे देते थे और आपस में लोग इसको बांट लेते थे। फिर कहीं ये इशूज उठे और वो हम लोगों ने भी वीडियो देखा कि अगर हमने कुछ 72 का पैकेट दे दिया तो कुछ श्रमिक भाई बहन जो कि हम पूरी तरह से सहमत हैं, पूरी तरह से उनकी वेदना को समझते हैं कि वो आए हैं, उनको तकलीफ़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कोच के अंदर कि उस खाने को आपस में बांटने में कुछ समस्याएं आईं। उसके बाद से हमने जैसे जैसे ये सब चीज़ें हमको पता चलता रहा, फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई। कुछ हमने स्काउट गाइड्स के लिए लोग लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लोग जहाँ नहीं तैयार हो रहे थे अंदर जाने के लिए, जो हमारे भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं जो कमिटेड हैं हर चीज़ के लिए, उन्होंने मास्क लगा के, सील लगा के वो लोग गए कोचेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया। सो ये जो एक फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो 3840 ट्रेनें हमने चलाई, उसमें अगर हम देखें तो जो ये घटनाएं 1-2 आ रही हैं, महज 2 या 3% ट्रेनों में हुई हैं। 97, 98, 99%, 97, 98, 99% में ये सब बिल्कुल सुचारू रूप से चला है। ये एक फिर से मैं कहता हूँ, दोहराता हूँ, बार बार दोहराना पड़ रहा है कि एक ये नॉर्मल टाइम नहीं है, और इसमें जो भी हमको लेसन्स मिले उस लेसन्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको ठीक करते गए। और अगर आपको मैं बताऊं कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो काफ़ी ठीक चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? वो मैं इसलिए नहीं आंसर कर रहा था कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कर दिया था। ये आप सबसे अनुरोध है, मुझे सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ इस कोरोना के समय में ऐसी रिपोर्टिंग ना करें जिसका कोई बेस ना हो। मैं तो यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ इसलिए है, किसी ने कहा कि 9 दिन में सिवान ट्रेन पहुँची, वो ट्रेन 2 दिन से पहले पहुँच गई है। मेरे पास ट्रेन का नंबर और टाइमिंग है, आप में से जो लेना चाहें उसको ले लें।
आप इस तरह से न्यूज़, फेक न्यूज़ देना बहुत ही गलत बात है। फिर किसी ने कहा कि वो ट्रेन भटक गई, रास्ता भटक गई। ऐसे थोड़े ना ट्रेन रास्ता भटक जाती है। आपको मैंने बोला कि 71 ट्रेन्स हैं जो 20 से 24 के बीच में थी। 3840 ट्रेनें अपने नियत रूट पे गई हैं। जो 71 ट्रेन 20 से 24 के बीच में जो 1.8% हैं, उनको हमने रूट्स डाइवर्ट किए। और रूट्स डाइवर्ट किए, जो बिहार की ट्रेनें थीं उनको हमने झारसीगुड़ा रूट से भेजा। झारसीगुड़ा रूट से जो जाती है ट्रेन वो वहीं से जाती है। यूपी की ट्रेनें ज़्यादा हो गई थी। जो नेबरिंग स्टेट थे, आपको पता है, अगर आप यूपी बिहार की ज्योग्राफी समझते हैं तो गोरखपुर को छपरा के थ्रू भी हम अप्रोच कर सकते हैं। कुछ ट्रेनें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोरखपुर की सबसे ज़्यादा ट्रेनें थी, तो कुछ गोरखपुर की ट्रेनों को हमने छपरा होते हुए भेजा, झारसीगुड़ा से होके। ये सब एक टेक्निकल काम है जिसको कि हमारे कंट्रोलर्स ने बैठ के, और जो एक उस समय स्थिति थी, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को डाइवर्ट करा। और जो मैंने आपको बताया, फिर से मैं दोहराता हूँ कि 9 दिन तो छोड़ दीजिए, केवल 4 ट्रेनें 4 दिन से ज़्यादा टाइम लगा है, जिसमें कि वो ट्रेन लैंडस्लाइड का 12 घंटे का इशू था। वो ट्रेन मडगांव से लेके वहाँ तक जा रही थी। बाकी सारी ट्रेनें, जो मैंने कहा कि 90% ट्रेनें अपने मेल एक्सप्रेस के जो एवरेज टाइम है, वो सब डेटा हमारे पास है, उससे गई हैं। और केवल 10% टाइम में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का डिले हुआ। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि कोई ट्रेन भटक गई, कोई ट्रेन उधर चली गई, 9 घंटे सिवान पहुंचने में लग गया। ये सब प्लीज़ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह के न्यूज़ ना दें, क्योंकि इस तरह के इक्के दुक्के न्यूज़ को लेके जो बात कही जा रही है वो ठीक नहीं है। और जो हमारे भारतीय रेल के 12 लाख श्रमिक भाई बहन 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनको मनोबल को तोड़ने में ये सहायक होती है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज़ इस तरह के फेक न्यूज़ प्लीज़ ना दें। 150। सर, मेरा सवाल है कि अब तक कितने लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि इसको लेके औपचारिक तौर पे कुछ नहीं बताया गया है। कहीं से कुछ आंकड़ा आ रहा है, कहीं से कुछ आंकड़ा आ गया। अगर आप स्पष्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसको रिपोर्ट करने को लेकर। और वजह को लेकर भी दलील दी गई कई बार कि बीमार थे या बाकी चीज़ें थी। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो, कितने लोगों की डेथ और वजह क्या रही है इन सब चीज़ों? देखिए, किसी की मृत्यु हो जाए उससे बढ़ के कोई तकलीफ़ नहीं है। और मैं सभी उन परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं कि जिनके किसी परिवारजन की मृत्यु हो गई। इसके लिए हमें बहुत अफसोस है। और मैं बता रहा हूं कि भारतीय रेल का जो परिवार है उसका हर सदस्य को अफसोस है कि इस तरह की कोई समस्या आई। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री की भी एडवाइजरी है, होम मिनिस्ट्री की भी एडवाइजरी है, और रेलवे ने भी एडवाइजरी दी हुई है कि कृपया अगर आपको कोई बीमारी पहले से है, या आपकी एज ज़्यादा है, या आप बहन कोई प्रेग्नेंट है, तो वो इसमें यात्रा ना करें। जहाँ तक मृत्यु के आंकड़े की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय रेल सबसे पहले, अगर कहीं से भी कोई हमें सूचना मिलती है, तो हमारे भारतीय रेल के एक सिस्टम है, कंट्रोल का सिस्टम है। नियरेस्ट हॉस्पिटल बेस पे गाड़ी को रोक के और डॉक्टर वहाँ जाके पूरी तरह से उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि कई यात्रियों को डॉक्टरों ने जाके अटेंड किया, कई माताओं बहनों को, जैसा कि मैंने बोला, कि ट्रेन में डिलीवरी कराई, जैसे ही पता चला समय में जाके ट्रेन में डिलीवरी कराई 30। सो ये जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, मैं समझ सकता हूँ जो इस समय विषम परिस्थिति है, इसमें ये स्टेज होते हुए भी उनको यात्रा करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि वो लोग यात्रा ना करें। जो भी ये मृत्यु होती है, एक सेट प्रोटोकॉल है, इसमें जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जीआरपी इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करती है, और उसमें जो मृत्यु का कारण है, क्या परिस्थिति है, इन सबको इन्वेस्टिगेट करती है। अब ये बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए, मैंने देखा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई कि भूख की वजह से मृत्यु हो गई। वो हमारे पास, हमने सारा एनालाइज किया, उन ट्रेनों में कोई खाने पीने की कमी नहीं थी। अगर 1500 भाई बहन जा रहे थे तो उसमें से 1499 भाई बहन बिल्कुल सकुशल अपनी जगह पहुंच गए। ट्रेनों में कुछ ऐसी जगह हुई कि कुछ मृत्यु हुई।
आंकड़ा जहाँ तक है, ये आंकड़ा हम कंपाइल कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से। इसमें कुछ मृत्यु ट्रेन में हुई है, कुछ मृत्यु ट्रेन में स्टेशन पे पहुंचने के बाद भी कुछ स्थिति ऐसी थी डॉक्टर ने अटेंड किया, वहाँ मृत्यु हुई है। सो ये एक पूरा आंकड़ा और उसके क्या कारण थे वो हम लोग की एक पूरी इसकी एनालिसिस होती है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा। जब आंकड़ा आएगा तो ज़रूर हमको बताएंगे, बट आज के समय में एक ये संवेदनशील विषय है और बिना सही आंकड़े के मैं कुछ नंबर देना ठीक नहीं समझता हूँ। 13. There is a process of screening before boarding the train. So can you tell us how many passengers were deported or debarred from boarding the train because of the symptom? देखिए, इसको मैं दो भाग में इसका जवाब देता हूँ। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल में जो स्क्रीनिंग का काम है और एक सर्टिफिकेट जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है वो अपने जहाँ भी उनको मजदूर भाइयों बहनों को इकट्ठा करते हैं उस कैंप में उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, एक मैनिफेस्ट बनाते हैं और मैनिफेस्ट में वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इनको फिजिशियन के द्वारा चेक कर लिया गया है और ये लोग एसिम्प्टोमेटिक है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे इनको यात्रा करने दी जाती है। तो वहाँ पे उनके कैंप में कितने लोगों को इस मैनिफेस्ट पे नहीं शामिल किया गया स्क्रीनिंग के बेसिस पे, ये आंकड़ा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, रेलवे के पास नहीं होगा। जो हमने ये स्पेशल राजधानी ट्रेन चलाई थी, इसका जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं ये हम रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि कुछ जगहों पे ये डिबोर्ड किए गए, और उसी के बाद आपने देखा होगा कि हमने एक तुरंत उसी दिन शाम को पॉलिसी जारी करी थी कि अगर कोई यात्री स्क्रीनिंग की वजह से उनको ट्रेवल नहीं करने दिया जा रहा है तो उनका 100% रिफंड हम कर देंगे। हमने ये कहा कि भाई आपने टिकट खरीदा है और आप स्टेशन तक आए, हमने स्क्रीनिंग करी और उस स्क्रीनिंग में आपको हमने एसिम्प्टोमेटिक नहीं पाया, जो भी एसिम्प्टोमेटिक नहीं पाए गए उनकी कम से कम नहीं तो 3 बार उनकी स्क्रीनिंग हुई, डॉक्टर ने उसको देखा, सब तरह से स्क्रीनिंग करके जब फाइनली ये हो गया कि नहीं ये ट्रेवल करने लायक नहीं है तो उनको हमने ट्रेवल नहीं करने दिया, और हमने तुरंत उसी दिन शाम को अपनी पॉलिसी बदली कि जो लोग इस तरह से ट्रेवल नहीं करने दिए जाएंगे उनको उनका पूरा पैसा हम रिफंड करेंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन है इसमें, जस्ट वेट। जी जी। What is the operational cost of each Shramik special train and how much is the contribution coming from the states? इस जनरल ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, मैं फिर से बताता हूँ। और ये जो फेयर का इशू है ये पूरी तरह से समन्वय बना के ओरिजिनेटिंग स्टेट और सेंडिंग स्टेट से ये पूरी तरह से तय हो गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको पैसा नहीं देना है। ये जो हमारी स्पेशल ट्रेन की जो लागत आती है, जो स्पेशल ट्रेन हम चलाते हैं उसकी जो लागत आती है, जब हमने देखा कि जो ये फेयर स्ट्रक्चर इस समय हमारा है, जो रेगुलर ट्रेन्स का फेयर स्ट्रक्चर है, देखिए जो रेगुलर ट्रेन्स होती हैं वो एक तरफ जाती हैं और दूसरी तरफ से भी पैसेंजर लेके आती हैं, बट जो भी स्पेशल ट्रेन्स होती हैं एक तरफ से पैसेंजर लेके जाती हैं, दूसरी तरफ से खाली आती हैं। तो जो भी हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्पेशल ट्रेन हायर करना चाहता है तो उसको नॉर्मल से हम दुगना रेट और कुछ जो ट्रेनें वेट कर रही हैं उसके बोर्डिंग चार्जेज और कई तरह के चार्जेज मिला के और वो एक तरह से उनको हम उसका किराया बताते हैं। लेकिन जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी, हमने जो एक रेगुलर ट्रेन के लिए फेयर होता है हमने बिल्कुल वही फेयर रखा, और जो हमारी लागत आ रही है और जो फेयर की वजह से हम कलेक्ट कर पा रहे हैं उसका जो रेशियो 85 और 15 का है। मतलब अगर 100 रुपये हमारी लागत आ रही है स्पेशल ट्रेन में और जो हम फेयर से कलेक्ट कर पा रहे हैं वो केवल 15 रुपये है, 85 रुपये रेलवे को, भारत सरकार को ये वहन करना पड़ रहा है। तो एक तो ये बताना चाहता हूँ। दूसरे जो फेयर की बात थी, इनिशियली कुछ ऐसा हुआ था, कुछ स्टेट ने पहले दिन से ही पैसा देना शुरू कर दिया था, कुछ स्टेट ने श्रमिक भाई बहनों से पैसा लिया, लेकिन जब वो लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे तो उनको वो पैसा रिइंबर्स किया। लेकिन आज के दिन में जो फेयर है वो फेयर ओरिजिनेटिंग स्टेट या सेंडिंग स्टेट दे रहा है, ये पूरी तरह से एक समन्वय स्थापित हो गया है। थैंक यू सर। 24।
सर मेरा सवाल उसी आंकड़े को लेकर है कि कुछ जैसे आया है सवाल कि कुछ यात्रियों की श्रमिकों की डेथ हुई है। आपने बताया कि कुछ अधिकतर लोग बीमार थे, तो रेलवे ने क्या ये जांच करवा ली कि वो सारे पैसेंजर्स बीमार थे, या फिर क्योंकि बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कई जगह खाना नहीं पहुंचा, भूख से भी डेथ हुई हैं, तो क्या मानते हैं रेलवे की कुछ भूख से भी हुई हैं या सारे बीमार थे? देखिए, हमने वजह कुछ नहीं बताई, और ये बड़ा संवेदनशील मसला है, और किसी की मृत्यु क्यों हुई इसको बताने का जो पूरा अधिकार है वो डॉक्टर का है। और एक एक केस हमारे लिए, एक भी जान गई हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और एक एक केस, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि जैसे ही हमको पता चलता है कि किसी भी यात्री की तबीयत खराब है या कुछ भी है, हम नियरेस्ट पॉसिबल स्टेशन पे अपने डॉक्टर भेजते हैं। ट्रेन रोकनी पड़ती तो रोकें, और हमारा जो सबसे पहले उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। वो स्टेज आने से पहले ही डॉक्टर उनको अटेंड करके उनको ठीक कर लें। और जो हमारे पास ये इसका जो समझ में आ रहा है कि हमें डॉक्टरों ने अटेंड किया कि जितने भी बर्थ हुए हैं, जितने भी बेबीज बॉर्न हुए हैं, सब बहनें और उनके बच्चे सब स्वस्थ हैं, सब उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके गए। इसी तरह से जो भी पैसेंजर्स की जहाँ भी रिक्वायरमेंट आई, हमने उनको अटेंड किया। काफ़ी ऐसे केसेस थे जिसमें कि डॉक्टर्स ने उनको अटेंड कर लिया और उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उसका मैं बिल्कुल रीज़न नहीं बता पाऊँगा, और मुझे बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, डॉक्टर उसका रीज़न बताएंगे। लेकिन जो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा था कि अगर ये कह देना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कहाँ से, किसको कहाँ से पता चला कि भूख के मारे उनकी मृत्यु हुई, ये कह देना बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, ये संवेदनशील नहीं है, और ख़ास करके इस वैश्विक महामारी के समय में। और जो मैं आपको बातें बताना चाहता था कि अगर 1500 यात्री किसी ट्रेन में गए हैं और 1499 यात्री सकुशल पहुंच गए हैं, और एक यात्री की किसी वजह से मृत्यु हो गई है, तो उसको किसी के लिए ये कहना कि भूख के मारे हुई है, ये मुझे थोड़ा आप लोगों से अनुरोध है कि ये ठीक नहीं है। इस वैश्विक महामारी में सब एक एक केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक आपको हमने खाने की बात बताई कि 24 घंटे कंट्रोल में हमारे लोग बैठे हुए हैं। एक एक ट्रेन की मॉनिटरिंग होती है कि किसको कहाँ पे खाना मिला, किसको कहाँ पे खाना देना है, और वो करके, और जैसा मैंने आपको बताया कि सारी टीम, चाहे IRCTC की टीम हो, चाहे डिवीज़न की टीम हो, चाहे भारतीय रेल परिवार की महिलाएं भी उसमें लगी हुई हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जिनको भी श्रमिक भाइयों से हमदर्दी है, वो कृपया पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी हो सके वो सहायता करें। और एक ये मिला जुला सबका साझा काम है, चाहे वो ओरिजिनेटिंग स्टेट हो, रिसीविंग स्टेट हो, भारतीय रेल हो। इस समय हमको एक बिल्कुल टीम की तरह मिलके सबको एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। और मैं सारे प्रदेश सरकारों को जो है बधाई देता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबने मिलके और भारतीय रेल मिलके जो एक ये हमारे श्रमिक भाई बहनों को हम पहुँचाने का काम हमने किया है। 52 लाख भाइयों को लेके गए, हम भाई बहनों को लेके गए, और पिछले एक हफ्ते में 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब से लेके गए। और जिस हिसाब से अब रिक्वायरमेंट कम आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे जितने भाई बहन हैं उनको हम उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा लेंगे। 35। सर, मैं प्रशांत हूँ ABP न्यूज़ से। मेरा सवाल वैसे मीडिया कर्मी के नाते कम है, एक उपभोक्ता के नाते मेरा सवाल है। जो राजधानी स्पेशल ट्रेनें जो चल रही हैं, श्रमिक उससे हट के पूछ रहा हूँ मैं, उसमें डायनेमिक फेयर लगाना क्या बहुत ज़रूरी है अभी इस ऐसे वक्त में? देखिए, ऐसा है कि जो फेयर स्ट्रक्चर लॉकडाउन से पहले था, हमने बिल्कुल वही फेयर स्ट्रक्चर रखा हुआ है। बिल्कुल कोई उसमें चेंज नहीं किया हमने, कोई फेर बदल हमने नहीं किया है। बिल्कुल जो लॉकडाउन जब हुआ है, जब हमारी ट्रेनें चल रही थी, जिस दिन तक चली हैं, उस दिन जो फेयर का स्ट्रक्चर था, यात्री किराया जो था, बिल्कुल हमने वही रखी हुई है, और उसमें हमने कोई फेर बदल नहीं किया है। 33। सर, मैं निशांत हूँ ANI से। एक मेरा सवाल है कि जैसा आपने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स की डिमांड अब कम होने लगी है, 450 ट्रेन्स की डिमांड है,
तो रेलवे की क्या योजना है, कब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाना है? दूसरा सवाल है सर कि रेलवे ने बहुत सारे कोचेज को कोविड आइसोलेशन कोच में बदला था, उनकी अब क्या स्थिति है? पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सभी श्रमिक भाई बहनों को, ये ट्रेन तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच जाते हैं। इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, ये बिल्कुल ओपन एंडेड है। जब तक श्रमिक भाई बहन सभी लोग अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं, भारतीय रेल श्रमिक ट्रेन चलाती रहेगी। दूसरी चीज़ हमने आपको ये कहा कि जो भी रिक्वायरमेंट ओरिजिनेटिंग स्टेट से आएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको अगले दिन ही पूरी कर लें। और जैसे मैंने बताया कि हमने एक दिन में 279 ट्रेन तक चलाई है जब ये डिमांड बढ़ी हुई थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि कल केवल 137 ट्रेन की डिमांड थी, उससे पहले खाली 173 ट्रेन की डिमांड थी। तो ये दर्शाता है कि इस समय हमारे पास जो डिमांड आएगी हम नेक्स्ट डे उसके लिए ट्रेन चला पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर संजय शर्मा। सॉरी, कोविड कोच का ऐसा है कि हमने 5000 से ज़्यादा कोविड कोच बनाया था, और ये जो 20 से 24 के बीच में जो एक रिक्वायरमेंट की सर्ज आई थी, उस दिन हमने कुछ 50% कोचेज को निकाला था, एक निर्णय लिया था। 50% कोचेज हमने छोड़ दिए थे कि जैसी रिक्वायरमेंट आएगी। अब ये सर्ज खत्म हो गया है, सारे कोविड केयर कोचेज अपनी अपनी जगह पे वापस चले गए हैं। सर, संजय शर्मा आज तक से हूँ मैं। मुझे ये जानना था, एक तो जो 200 ट्रेन चलेंगी 1 जून से, क्या उनमें शताब्दी स्तर की भी ट्रेन होंगी? और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में कहा है वो कितनी बड़ी चुनौती है रेलवे के लिए कि सारे लोगों को टाइम से पहुंचाएं, खाने पीने की दिक्कत ना हो, अभी आपने बताया, लेकिन इसके अलावा कि लोग सुरक्षित पहुंचें, उसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती है? ये जो 200 ट्रेनें चल रही हैं वो हमने ट्रेनें नोटिफाई कर दी हैं, और इसमें बुकिंग चल रही है ऑलरेडी। बुकिंग को हम मॉनिटर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल हमने एक निर्णय ये भी लिया कि जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होता है वो हमने नॉर्मल कर दिया है। नॉर्मल कर दिया बिल्कुल, जो नॉर्मल समय में होता था, तो हम धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तत्काल सेवा भी, जो लॉकडाउन से पहले जितनी तरह की चीज़ें थी वो हमने सब इस्टेब्लिश कर दी। और दूसरे फेज में एक रिक्वायरमेंट को हम मॉनिटर करते हुए दूसरे फेज में हम और ट्रेनें चलाने का बिल्कुल निर्णय लेंगे। इसमें हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे कैसे रिक्वायरमेंट आ रही है, बुकिंग कैसे हो रही है। और ये 1 जून से ट्रेनें चलने के बाद जहाँ भी ज़रूरत होगी, चाहे वो शताब्दी है, चाहे वो गरीब रथ है, चाहे वो दुरंतो है, जहाँ जहाँ जिस रूट पे रिक्वायरमेंट होगी वो चलेगी। अभी जो हमने 100 ट्रेनें सेलेक्ट की थी, वो हमने एक ये ध्यान रखा है कि भारतवर्ष के जो सारे नेटवर्क हैं उसमें इन ट्रेनों की पहुंच हो जाए। एक तो ये हमने ध्यान रखा। दूसरा, हमने एक एनालिसिस एनालाइज किया कि किन किन रूट पे ज़्यादा ट्रेनें चलती थी, जहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, जहाँ रिक्वायरमेंट होती थी, उनके हिसाब से ये चला। जो आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बारे में बताया, मुझे बहुत खुशी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। हम फ्री खाना पीना सबको दे रहे हैं। ओरिजिनेटिंग स्टेट पे जो हमारी प्रोटोकॉल बना हुआ है, ओरिजिनेटिंग स्टेट पे ओरिजिनेटिंग स्टेट गवर्नमेंट उनको खाना पीना देती है। इन रूट हम उनको फ्री खाना पीना सब जगह दे रहे हैं। सेंट्रल कंट्रोल रूम से एक एक ट्रेन की मॉनिटरिंग हो रही है कि उनको समय पे खाना पीना मिले। और जो फेयर का आपने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो इसकी फेयर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स, ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट देंगी। और जहाँ तक समय से पहुँचाने की आपने ट्रेनों की बात बताई, और दूसरी चीज़ बोली कि जल्दी से जल्दी पहुँचाने का, उन दोनों का मैंने आपको बताया कि ये कुछ फेक न्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से एक ये पूरा भ्रम बना कि 9 दिन में सिवान ट्रेन पहुँची। 9 दिन में तो हमारी ट्रेन, हमने बताया कि 4 दिन में तो हमारी ट्रेन जिरीबाम पहुंच गई, सिवान की ट्रेन केवल 2 दिन में पहुंची है। फिर एक आया कि लोग ट्रेनें भटक गईं, इधर चली गईं उधर चली गईं, वो हमने बताया 73 ट्रेन्स 1.8% हमने डाइवर्ट की थी। कल भी हमने एक समाचार देखा था कि किसी ने लिखा कि जो ट्रेन प्रयागराज जाना था वो लखनऊ चली गई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रेगुलर टाइम नहीं है।
जो हमारे पैसेंजर्स जब चल रहे हैं वहाँ पे वो बताते हैं हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पूरी ट्रेन की जर्नी में हम उनका पूरा एसर्टेन करते हैं कि कौन किसको कहाँ जाना है। और जब हमको पता चला कि इसमें इलाहाबाद के लोग कम हैं और लखनऊ के रूट के लोग ज़्यादा हैं, तो कानपुर में स्टेट गवर्नमेंट से बात करके एक ये निर्णय लिया गया कि इस ट्रेन को हम लखनऊ ले जाते हैं। अब उसके लिए एक खबर बनाना कि ट्रेन भटक गई, ये थोड़ा सा एटलीस्ट इस समय में मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस तरह के खबर अगर आप ना दें तो सबके लिए, हम सबके लिए और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं सबके लिए भलाई होगी इसमें। ये भारतीय रेल ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है। भारतीय रेल ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बरती हुई है। अगर हमने बॉम्बे से कोई ट्रेन चलाई हावड़ा के लिए और रास्ते में हमको पता चलता है कि इसमें हावड़ा के नहीं दुर्गापुर के लोग हैं, इसके लोग हैं, उसके लोग हैं, हमने सब फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को। ट्रेनें स्टार्ट टर्मिनेट की जा सकती हैं, ट्रेनें एक्सटेंड की जा सकती हैं, ट्रेनों का रूट बदल सकता है, ट्रेनों का स्टॉपेज बदल सकता है। श्रमिक भाई बहनों के लिए जो भारतीय रेल को करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कृपया फिर से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की खबर ना छापें कि ट्रेन भटक गई और ये हो गई। एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और कोई भी ट्रेन रास्ता नहीं भटक सकती है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।